मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां में नॉर्मलता के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार और से आपको फिर से पूरी बात को हम एक बार रिमाइंड करा देना चाहते हैं। नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका फार्मूला हो जाता है n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमको निकालने के लिए विलय के ग्रामों भार में उसके तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं। अगर हमको किसी विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो उसके ग्रामों में भार में उसके तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं, यानी तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी W बटे E। अगर यह मान हम यहाँ पर रखते हैं तो n बराबर W बटे E बटे V लीटर में, या W बटे EV V लीटर में अगर है तो नॉर्मलता का फार्मूला हो जाता है। अगर हमारे सवाल में V अगर ml में दिया रहता है तो V को लीटर में बदलने के लिए बटे 1000 करते हैं, तो वही 1000 जाकर यहाँ पर गुणा हो जाता है। तो n बराबर W बटे EV अगर लीटर में है तब, और W बटे EV अगर ml में है तो गुणे 1000 हो जाता है। यह हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले में n और s में संबंध, नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध, तो हम जानते हैं कि s बराबर होता है W बटे V अगर लीटर यहाँ पर है तब, और n बराबर होता है W बटे EV लीटर में। हम चाहें तो n को लिख सकते हैं 1 बटे E गुणे W बटे V। W बटे V ही हमारा s होता है, 1 बटे E गुणे s, यानी s बराबर हम लिख सकते हैं E को इधर लाएंगे तो n गुणे E हो जाएगा, यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। इतना सूत्र हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, जैसे विलय नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना चाहें तो नॉर्मलता गुणे विलयन का आयतन लीटर में, यही विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है n इंटू V यल में। अगर यही V ml में दिया रहता है तो विलय के मिली तुल्यांकों, तब ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह इसे हम मिली तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। तो विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है NV ml। देखिए, नॉर्मलता से संबंधित कुछ टर्म हैं जो हमको अक्सर सवाल में भी दे देते हैं और पूछा भी जाता है। जैसे नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 n होती है उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। या यह कहा जाता है कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक अगर खुला है तो उसे हम नॉर्मल विलयन कहेंगे। फिर सेमी नॉर्मल विलयन होता है जिसकी नॉर्मलता n/2 होती है, उसे हम सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। या इसकी परिभाषा देते हैं कि जब 1 लीटर विलयन में विलय का आधा ग्राम तुल्यांक खुला है तो उसे हम सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी तरह से डेसी नॉर्मल विलयन होता है जिसकी नॉर्मलता n/10 होती है। सेंटी नॉर्मल विलयन होता है जिसकी नॉर्मलता n/100 होती है। और एक होता है मिली नॉर्मल विलयन जिसकी नॉर्मलता n/1000 होती है। इससे संबंधित भी आगे चल करके हम लोगों को सवाल आएंगे जिसको हम देख करके, जैसे इसमें लैंग्वेज में दिया रहेगा कि डेसी नॉर्मल विलयन है तो इसका मतलब होगा कि उसकी नॉर्मलता n/10 है। इसको हम पहचान लेंगे। जब 2 या 2 से अधिक विलयन आपस में मिला दिए जाते हैं तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक विलयन आपस में मिलाए जाएं तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। परिणामी विलयन की नॉर्मलता n बराबर होता है n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3। इसी तरह से आगे भी बटे v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे आगे भी। n1v1 का मतलब होता है पहले विलयन के तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या चाहे मिली तुल्यांकों की संख्या है। n2v2 दूसरे विलयन के मिली तुल्यांकों की संख्या है। n3v3 इसी तरह से तीसरे विलयन की मिली तुल्यांकों की संख्या। आगे भी ऐसे चौथे और पांचवें के लिए भी हम ले सकते हैं। अब बटे हो जाता है उन सभी के आयतन को हम जोड़ देते हैं तो हमको परिणामी विलयन की नॉर्मलता पता चल जाती है। इससे संबंधित हम लोग एक सवाल करते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि 10 ml n/5 HCl में 20 ml n/2 HNO3 विलयन मिलाने पर जो परिणामी विलयन बनेगी उसकी नॉर्मलता क्या होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो हमको यह देखना होता है कि जो पदार्थ मिलाए गए हैं उनका नेचर कैसा है। जैसे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह भी अम्ल है, और यह HNO3 यह भी अम्ल है, यानी दोनों की नॉर्मलता यहाँ जुड़ेगी। दोनों अम्ल है
अगर मान लो ऐसे सवाल में दिया रहता कि एक अम्ल और एक क्षार रहता तो वह उदासीन करते एक दूसरे को और उनकी नॉर्मलता एक दूसरे को उदासीन करती तो हमें घटाना पड़ता। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले HCl के मिली तुल्यांक संख्या निकालेंगे, फिर HNO3 के मिली तुल्यांक संख्या निकालेंगे। HCl के मिली तुल्यांक संख्या, क्योंकि यहां पर आयतन जो है ml में दिया है तो हम मिली तुल्यांक संख्या लिखेंगे इसे। मान लो मिली तुल्यांक संख्या HCl के लिए हम अगर N1V1 लेते हैं तो नॉर्मलता दी गई है 1/5, अब V1 है हमारा 10 ml, ये बराबर इसके मिली तुल्यांक संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अगर HNO3 के मिली तुल्यांक संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं उसे हम N2V2 मानते हैं तो यह बराबर हो जाएगा, यह आपका N2 है 1/2 और V2 है 20, यह बराबर आपका हो जाएगा 10। तो हमने देख लिया कि N/5 10 ml HCl के मिली तुल्यांक संख्या 2 है और 20 ml N/2 HNO3 के मिली तुल्यांक संख्या 10 है। तो अगर हम कुल मिली तुल्यांक संख्या निकालें, कुल मिली तुल्यांकों की संख्या, इन दोनों को हमको जोड़ना होता है, यानी 2-10 बराबर 12 मिली तुल्यांक। और कुल आयतन अगर हम निकालें, कुल आयतन तो यह बराबर हो जाता है, यह 10 ml है और यह 20 ml है, तो 10-20 बराबर 30 ml कुल आयतन हो गया। अब परिणामी विलयन की नॉर्मलता, परिणामी विलयन की नॉर्मलता यानी n बराबर होता है कुल मिली तुल्यांक संख्या, कुल मिली तुल्यांकों की संख्या बटे कुल आयतन, कुल आयतन। हम देख रहे हैं कुल मिली तुल्यांकों की संख्या 12 है और बटे कुल आयतन 30 है। तो अगर हम 3 से काटें इसे तो 4×3 = 12 यानी ऊपर हो जाएगा 4, 3 दहा में 30 यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 0.4 n। तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता हमारी आ जाएगी 0.4 n। इस तरह के सवाल हम इस तरह से लगाते हैं। हाँ बच्चों, इस तरह का एक सवाल हम लोग देखते हैं। 25 ml N/5 HCl में 20 ml N/10 HNO3 तथा 10 ml N/2 NaOH विलयन मिलाने पर परिणामी विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगा। और आपको परिणामी विलयन की नॉर्मलता यानी परिणामी विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा यह बताना है, और फिर हमें परिणामी विलयन की नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी इसके घटक हैं सबके मिली तुल्यांक संख्या निकालेंगे। तो हम लिखेंगे HCl के मिली तुल्यांक संख्या, क्योंकि आयतन ml में दिया है तो हम मिली तुल्यांक संख्या लिखेंगे, मिली तुल्यांकों की संख्या, जिसे हम N1V1 भी लिख सकते हैं। N1V1 बराबर हो जाएगा, n है 1/5 अभी है 25 बराबर 5 मिली तुल्यांक। HNO3 के नाइट्रिक अम्ल के मिली तुल्यांक संख्या अगर निकालनी है तो यह N2V2 हम लिखते हैं इसे अगर, तो इसकी नॉर्मलता है 1/10 अगुड़े आयतन है 20 यानी यह हो जाएगा 2 मिली तुल्यांक। अगर हम NaOH की मिली तुल्यांक संख्या लिखते हैं, NaOH विलयन की मिली तुल्यांक संख्या, अगर इसे हम N3V3 लिखते हैं यह हो जाएगा 1/2, n है 1/2 अगुड़े v है 10 यानी 5। हम यह देख रहे हैं
कि 2 अम्ल और 1 क्षार हमने मिलाया है, तो 2 अम्ल के मिली तुल्यांकों की संख्या 7 है और जो क्षार है उसके मिली तुल्यांकों की संख्या 5 है। तो क्षार का 5 मिली तुल्यांक अम्लीय मिश्रण के 5 मिली तुल्यांक को उदासीन कर देगा। अम्लीय मिश्रण के 5 मिली तुल्यांक को उदासीन करेगा। तो हमको अगर यहां से परिणामी विलयन के मिली तुल्यांकों की संख्या निकालनी हो, परिणामी विलयन के मिली तुल्यांकों की संख्या ये बराबर हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2। चूंकि 2 अम्ल हैं, तीनों इनके मिली तुल्यांकों को हम जोड़ेंगे और चूंकि N3 V3 हमारा क्षार है तो उसको हम घटा देंगे। यह बराबर हो जाएगा 5 + 2 - 5 यानी 2। यानी अगर हम परिणामी विलयन की मिली तुल्यांकों की संख्या देखें तो वह होगा 2। अब यहां से अगर हम फार्मूला लेते हैं, अगर कुल आयतन हम पता कर लेते हैं, परिणामी विलयन का कुल आयतन, परिणामी विलयन का कुल आयतन हमको सभी विलयनों का आयतन जोड़ना होगा। जैसे यह है 25 ml, यह है 20 ml और यह है 10 ml। तो 25 धन 20 धन 10 यह हमारा हो जाएगा 55 ml। परिणामी विलयन जैसे आयतन में हम तीनों का आयतन जोड़ेंगे। यहाँ पर अम्ल, दोनों अम्ल है और जो क्षार है उसका भी आयतन जोड़ा जाएगा। अब परिणामी विलयन की नार्मलता हम निकालते हैं। परिणामी विलयन की नार्मलता n बराबर हो जाएगा कुल मिली तुल्यांकों की संख्या, कुल मिली तुल्यांकों की संख्या बटे कुल आयतन। कुल आयतन, अभी हमने कुल मिली तुल्यांकों की संख्या निकाला है 2 बटे आयतन है 55। तो इसे हम 2/55 लिख सकते हैं। इसे चाहे तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो परिणामी विलयन की नार्मलता हो जाएगी 2/55। तनुता के लिए हार डाइल्यूशन हम एक फार्मूला देखते हैं। यदि N1 नार्मलता का कोई विलयन है, उसका आयतन प्रारंभ में V1 है, उसमें अगर जल मिलाने पर नई नार्मलता N2 तथा आयतन V2 हो जाए तो दोनों में यह निम्नलिखित संबंध, यह संबंध होता है N1 V1 बराबर N2 V2। तो जब भी आपसे कहे कि कोई अम्ल का विलयन है चाहे क्षार का विलयन है और उसमें उसकी नार्मलता इतनी, आयतन इतना है और उसमें पानी मिला करके नई नार्मलता इतनी हो गई और आयतन इतना हो गया, तो उनके बीच आप संबंध इस फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। अब इस पर एक सवाल हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि 2NaHCl के 50 ml में कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नार्मलता N/10 हो जाए। दिया है N1 बराबर 2, नार्मलता दे दिया है 2, V1 बराबर 50 ml। आपसे पूछ रहा है कितना जल मिलाया जाए, तो हमको V2 पहले निकालना होगा और N2 हमसे दे दिया है कि 1/10, नार्मलता 1/10 हो जाए। तो हम तनुता समीकरण का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे तनुता समीकरण से N1 V1 बराबर N2 V2। हमें V2 निकालना है, तो V2 बराबर हो जाएगा N1 V1 बटे N2। V2 निकालना है हमें। तो N1 V1 हमारा दिया है 2 × 50 बटे N2 हमारा है 1/10। यह 10 ऊपर चला जाएगा, 100 × 10 यानी 1000 ml। तो हमारा नया आयतन आया 1000 ml।
लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि 50 ml पहले से ही उपस्थित है, तो मिलाए गए जल का आयतन, मिलाए गए जल का आयतन बराबर इस 1000 ml में से हमको 50 ml घटाना पड़ेगा, क्योंकि यह तो पहले से ही उपस्थित है। 50 ml, हमारा उत्तर हो जाता है 950 ml। यानी अगर हम 2NaHCl के 50 ml में अगर 950 ml जल मिला दें तो उसकी नार्मलता 1/10 हो जाएगी। नार्मलता समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉर्मलिटी इक्वेशन। माना दो पदार्थ ए और बी, दो पदार्थ हैं ए और बी, आपस में क्रिया करके ये उत्पाद बना रहे हैं, यानी ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं, ए प्लस बी एरो ए बी। नार्मलता समीकरण यह कहता है कि ए का जितना मिली तुल्यांक होगा वह बी के उतने ही मिली तुल्यांक से क्रिया करेगा। यानी ए के ग्राम तुल्यांकों की संख्या चाहे ए के मिली तुल्यांकों की संख्या बराबर बी के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या बी के मिली तुल्यांकों की संख्या। यानी एन ए भी ए, हम जानते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या या मिली तुल्यांकों की संख्या को हम एन भी से लिखते हैं। यानी ए की नार्मलता गुणे ए का आयतन बराबर बी की नार्मलता गुणे बी का आयतन। इससे दो पदार्थों के बीच अगर क्रिया हो रही है तो उनके नार्मलता में और उनके आयतन में हम संबंध स्थापित करते हैं। इसे हम नार्मलता समीकरण के नाम से जानते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी विलयन की 500 ml में घुला है। यानी HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी विलयन के 500 ml में घुला है, उस विलयन की नार्मलता आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अगर हम HCl का तुल्यांकी भार निकालें तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर होता है HCl का अणुभार बटे HCl की क्षारकता। चूंकि HCl अम्ल है तो HCl की क्षारकता से हम भाग देते हैं। HCl का अणुभार अगर हम लेंगे 1-35.5 अब बटे इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी। तो हमें पता चल चुका है कि HCl का तुल्यांकी भार है 36.5। जब हम तुल्यांकी भार को ग्राम में लिख देते हैं तो उसे हम ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। HCl का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर हमें मिल जाएगा 36.5 ग्राम। अब आपसे कह रहा है HCl का दशांश तुल्यांकी भार, यानी इस ग्राम तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा 500 ml विलयन में घुला है। तो हम अगर इसको निकालते हैं तो HCl का दशांश तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 36.5 बटे 10 यानी 3.65 ग्राम। हमको यह पता चल गया कि दशांश तुल्यांकी भार का मतलब है 3.65 ग्राम HCl घुला है। तो HCl की ग्रामों में मात्रा हो गई 3.65 ग्राम। अब हम HCl के तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। HCl के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार, ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार। ग्रामों में भार है 3.65 अब बटे तुल्यांकी भार हम पहले ही निकाल चुके हैं 36.5। 0.1 तुल्यांक। हमें तुल्यांकों की संख्या पता चल गई 0.1 तुल्यांक। 500 ml विलयन में घुला है तो विलयन का आयतन
बराबर 500 ml है। अगर इसे हम लीटर में बदलेंगे 500/1000 यानी 1/2 लीटर, या इसी को हम 0.5 लीटर लिख सकते हैं। तो हमको तुल्यांकों की संख्या मिल गई 0.1 तुल्यांक और विलयन का आयतन मिल गया 0.5 लीटर। अब हम विलयन की नॉर्मलता निकाल सकते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। अब दिया है तुल्यांकों की संख्या है 0.1 बटे आयतन लीटर में है 0.5 यानी 1/5 हम इसे लिख सकते हैं, या 0.2। यानी अगर HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी विलयन के 500 ml में घुला है तो उस विलयन की नॉर्मलता 0.2 N होती है। हाँ। अगला सवाल है आपका 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। इस विलयन की नॉर्मलता आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर परमाणु भार दे रखा है Na बराबर 23, O बराबर 16, H बराबर 1। देखो बच्चों, इस तरह के सवाल को या जहाँ पर भी नॉर्मलता निकालना है तो नॉर्मलता में सबसे पहले तुल्यांकी भार, जिस पदार्थ की नॉर्मलता निकालनी है उसका तुल्यांकी भार पहले ज्ञात कर दिया जाए। तो पहले हम लोग डाटा नोट कर लेते हैं। W दिया है 4 ग्राम, V दे दिया है 250 ml। आपसे कह रहा है कि विलयन की नॉर्मलता यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क है। पहले हम तुल्यांकी भार अगर निकाल लेते हैं, NaOH का तुल्यांकी भार जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार बटे अगर NaOH है तो यह क्षार है तो क्षार की अम्लता, अणुभार बटे क्षार की अम्लता। अगर NaOH का अणुभार हम लिखते हैं तो 23-16-1 बटे इसकी अम्लता, चूंकि एक ही OH विस्थापनीय OH इसमें है। क्षार की अम्लता का मतलब होता है क्षार के एक अणु में कितना विस्थापनीय OH है। यह 1 है तो हम यहाँ पर 1 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 40/1 यानी इसका तुल्यांकी भार हो गया 40। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि आपको पहले हम फार्मूला बता चुके हैं, नॉर्मलता N बराबर होता है W/EV। अगर V ml में दिया हो तो गुणे 1000। W यहाँ पर हमारा 4 ग्राम है तो 4/E हमने अभी 40 निकाला है। V दिया हुआ है 250 ml, 250 गुणे 1000, 25 चौके 100, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दहाई 40, और जब हम 4/10 आएगा, अगर इसको भाग देंगे तो 0.4 यानी इस विलयन की नॉर्मलता हमें 0.4 N प्राप्त होगी। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 250 ml N/10 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए आपसे सवाल में पूछ रहा है कि Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। परमाणु भार दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम दिया क्या है यह लिख लेते हैं। दिया है 250 ml यानी V दे दिया है 250 ml। विलयन की नॉर्मलता हमको दे रखा है 1/10 और हमसे कितनी मात्रा यानी W पूछ रहा है। आप जानते हैं नॉर्मलता के सवाल जब भी लगाना हो तो पहले जो भी विलेय पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी फार्मूले में जरूरत पड़ती है। Na2CO3 का तुल्यांकी भार यानी E बराबर होगा इसका अणुभार। जैसा कि हम जानते हैं कि यह लवण है तो लवण में N हो जाता है धनायन या ऋणायन की कुल संयोजकता चाहे कुल आवेश। धनायन का कुल आवेश
तो अगर हम इसका अणुभार निकालते हैं तो 2 गुणे 23 धन कार्बन 1 है तो 12 धन 3 गुणे 16। अब धनायन या ऋणायन, अगर इसको हम आयनित करते हैं तो 2Na प्लस और CO3 डबल माइनस, चाहे धनायन की कुल मतलब आवेश या ऋणायन का कुल आवेश लेते हैं तो धनायन का भी देखेंगे तो 2 आवेश हो जाएगा, चाहे ऋणायन का भी 2 आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, यह 23 दूना 46 हो जाएगा। 46 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा और 16 या 48, इसको हम जोड़ लेते हैं। 46 धन 12 धन 48 बटे 2, तो 48 और 12 60 और 46 106 बटे 2 बराबर हो जाएगा 53। हमें ज्ञात हो चुका है कि सोडियम कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार है वह है 53। हमसे पूछ रहा है कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है W बटे E भी, अगर भी हमारा ml में है तो गुणे हो जाता है 1000। चूंकि हमें W ही निकालना है तो W बराबर हो जाएगा NeV बटे इसके 1000। n नॉर्मलता दे रखा है 1/10, E अभी हमने 53 निकाला है, अब भी दिया हुआ है 250, अब बटे हो जाएगा 1000, 25 चौके 100, यानी यहाँ पर 53 बटे 40। जब हम 53 में 40 का भाग देंगे तो यह आ जाता है 1.325 ग्राम। यानी अगर हमको 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाना है तो 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी।